आप तमाम लोगों का आज चुनावी दंगल में स्वागत है। जदयू से हमारे बीच जदयू का पक्ष रखने के लिए अरसे आजम अरमान है, वहीं भाजपा से भाजपा का पक्ष रखने के लिए अमित कुमार झा है और राजद से राजद का पक्ष रखने के लिए बैजनाथ यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का डीवीएन टीवी पे स्वागत है। चलिए सवालों की तरफ रुख करते हैं और सबसे पहले मेरा पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। भाजपा से हैं अमित कुमार झा। इन दिनों अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार क्योंकि आपके सहयोगी हैं, एलजेपी का एक अलग नारा है, मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। किस तरह की राजनीति है, किस तरह का ये रणनीति है? यह चिराग जी और नीतीश जी के बीच की बात है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे उनके साथ जैसे है तालमेल में वैसे ही रहेगी। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो आपका सेंट्रल में हमारा उनके साथ है कॉम्बिनेशन, वो भी तो वैसे ही रहेगा, पूर्वक रहेगा। चिराग जी भी ये कह रहे हैं कि जहां हमारी कैंडिडेट होंगे वहां आपको कोई भी कैंडिडेट को नहीं लड़ाऊंगा, इसलिए हमारी तो चलिए ठीक है। आपने कहा है कि बीजेपी और एलजेपी से कहीं ना कहीं जो है सो इस तरह का चल रहा है। जल्दी से जो है रुख करते हैं अरसे आजम अरमान की तरफ। अरसे आजम अरमान बोलिए, क्या चल रहा है इस समय? देखिए, जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने आप को चर्चा में आने के लिए चिराग पासवान जी इस मामला को हाईलाइट होने के लिए इस तरह का कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके मुद्दे से बिहार के विकास को और ना इलेक्शन लड़ने को कोई मतलब बनता है इसका। क्योंकि हमारी पार्टी या हम लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं। वो अगर अलग भी इलेक्शन लड़ते हैं तो उससे हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। आपने कहा है कि वो अगर अकेले भी लड़ते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जल्दी से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे बीच आरजेडी से हैं बैजनाथ यादव जी, इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये उन लोगों का आपसी मामला है, उसमें हमको बहुत कुछ कहना नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, अगर या तो दोस्ती रखना है तो उन्हें दोनों से रखे, यार बैर रखना है, अलग होना है तो भाजपा से भी अलग हो और जदयू से भी अलग हो। लेकिन ये लोगों का आपसी मामला है, उनके घर में क्या चल रहा है इससे हमको बहुत कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन चलिए, आपने बहुत ही कम शब्दों में सही जवाब दिया है कि उनका आंतरिक मामला है और उनके पार्टी में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सवालों का दूसरा राउंड चल रहा है और ऐसे में अमित जी हम आपके पास पहुंचेंगे क्योंकि एलजेपी कहती है कि जहां नीतीश कुमार कैंडिडेट उतारेंगे वहीं से हम जो है अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बीजेपी की तरफ उनका कोई रुख नहीं है। किस तरह का क्या लग रहा है आपको कि इसमें कोई डील वगैरह है या फिर ऐसे ही एलजेपी बयानबाजी करेगी? इसमें किसी भी पार्टी को दिग्भ्रमित होने की बात नहीं है। न तो मेरे पास कोई डील है उनके साथ, यह उनका विचारधारा और बाबू नीतीश जी के विचारधारा में जो है कोई सहज तालमेल नहीं दिख रहा। यह उन दोनों के विचारधारा की बात है, इसमें भाजपा का कहीं कोई रोल नहीं है। चलिए, भाजपा का इसमें रोल नहीं है। अरमान साहब आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या सच में नीतीश कुमार एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं? नहीं, आपका जैसा सवाल है कि असहज महसूस कर रहे हैं, जदयू का हर हमेशा बीजेपी से तालमेल रहा है, न कि एलजेपी से। और हमने इसे पिछले मर्तबा इससे पहले भी अभी कहा है कि वो अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह का जो वो नीतीश जी का विरोध कर रहे हैं ताकि मेरा चेहरा जो है मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आवे और एक रास्ता है अपना चेहरा चमकाने का, इससे और इससे आगे और कुछ बात नहीं है। चलिए, मतलब कि आप उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, हम इसी पे जो है बैजनाथ यादव जी से भी इनसे इनका प्रतिक्रिया लेंगे। बीजेपी के साथ है नीतीश कुमार, उसके बावजूद क्योंकि वर्ष 2015 में भी वो आपके साथ थे, महागठबंधन के साथ थे, उससे पहले बीजेपी के साथ थे, फिर 2020 में वो एनडीए के साथ है और ऐसे में एनडीए की जो घटक दल है ये एलजेपी, ये अब ऐलान कर रही है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, किन्हीं में एनडीए जो गठबंधन है, किन्हीं में ये ताकत नहीं है कि वो अकेले मैदान में आवे। नहीं, इस बात को गलत कह रहे हैं।
इन्हीं में ये ताकत नहीं है कि वो अकेले मैदान में आने के लिए, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे एलजेपी हो। और मेरे पार्टी का ये शुरू से और आज भी मेरा चैलेंज है इस डिबेट के द्वारा कि अगर किन्हीं में ये कुव्वत हो, आरजेडी, आपको जदयू, भाजपा या एलजेपी, तो आपके कहने का मतलब है कि अकेले कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। सरकार बना क्यों नहीं सकती है? अच्छा। आने से वो लोग भयभीत है कि मुझे वोट नहीं होगा, मैं धाराशायी हो जाएगा, मेरा जो असली चेहरा है वो उजागर हो जाएगा बिहार के सामने में। आज तक नीतीश जी 15 वर्ष सत्ता चलाए हैं, बहुत काम किए, उन्होंने कहता है कि मैं विकास पर वोट मांगूंगा। तो मैं नीतीश जी से आग्रह करता हूं कि आज भी अगर आप में कुव्वत है तो भाजपा का साथ छोड़िए, एलजेपी का साथ छोड़िए, आप खुद मैदान में आइए, आप अपने काम पर वोट मांगिए, उसके बाद आप सरकार बनाइए। एक अंतिम लड़ाई आपका है, अंतिम में ये तो देख लीजिएगा कि बिहार की जनता कितना मेरे साथ है। अगर भाजपा को ही है, नरेंद्र मोदी के चेहरा पर इन्होंने, ठीक है, पार्लियामेंट का, चलिए ठीक है, वो जनता तय करेगी कि किसके साथ है। अमित जी क्या कह रहे हैं, बोलिए अमित जी, आप इस पे क्या कहना चाह रहे थे अभी? देखिए, इनका जो ये कहना है कि अकेले हम हमेशा से ही इसका लड़ते आए हैं हर एक स्टेट में, और कहीं ना कहीं सरकार की ऐसी चलती है कि सेंट्रल और प्रदेश में कुछ एक बात होती है जहां पे गठबंधन तैयार किया जाता है, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो हमारे समाज में ज्यादा प्रख्यात होते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी को यह एक मजबूरी हुई होती है कि आपको हर एक स्टेट में एक क्षेत्रीय पार्टी तो चाहिए आपके साथ। बस यही बात है, और गठबंधन में कोई बड़ी बात नहीं। भाजपा किसी से नहीं डरती है, भाजपा न तो राजद से डरती है, न जदयू से लड़ने में डरती है, भाजपा किसी से नहीं डरती। तो फिर एनडीए में क्या चल रहा है? एनडीए के साथ में है, आपके साथ है नीतीश कुमार। एनडीए में कुछ नहीं चल रहा है, एनडीए का सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। ये जो एलजेपी का जो ये फैसला है, चिराग पासवान का जो फैसला है, क्या लग रहा है कि सीधे सीधे नीतीश कुमार के सीधे सामने होंगे चिराग पासवान? किसका फायदा होने वाला और किसको नुकसान होने वाला है, यह तो वक्त बताएगा। अभी इस पे कुछ कहना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों ही हमारे हैं, वो दोनों ही हमारे हैं। उन दोनों में क्या है वो जाने। चलिए, अच्छी बात। अरमान साहब, आप आपकी तरफ भी रुख करेंगे, क्योंकि एलजेपी ने क्लियर कर दिया है कि मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये तो पहले ही घोषणा कर दिया था, और नीतीश कुमार को वो अपना नेता मानते भी नहीं है, क्योंकि 7 निश्चय योजना पर भी वो सवाल उठा चुके हैं। अब उनका कहना है, क्योंकि वो अब एनडीए से अलग होकर के चुनावी मैदान में है, अब वो कह रही है, एलजेपी का कहना है कि जहां जहां नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे, मैं वहीं खड़ा करूंगा। देखिए, कम से कम आपको याद होगा कि इस चुनाव से पहले जो चुनाव हुआ था वो आरजेडी के साथ हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े थे, और उससे पहले विधायक आरजेडी के कितने थे ये आप लोगों को जानकारी है। जब हम आरजेडी के साथ गए तो आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी, और उसके बाद फिर जब बीजेपी के साथ जब हम लोग आए तो बीजेपी की सरकार हुई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास कितना मजबूत है। इस मुद्दे को समझने की बात है। और दूसरी रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के साथ हमारा मतभेद कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है। शुरू से ही बीजेपी के साथ जो रिलेशन रहा है, केंद्र में मंत्री भी रहे। आपको नहीं लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है? नहीं, कमजोर, इसमें कमजोर की क्या बात नहीं, पता चल जाएगा इलेक्शन के बाद, पता चलेगा। अच्छा, मतलब कि आपके अंदर भी कुछ चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। इलेक्शन के बाद अपना अपना औकात सबको पता चल जाएगा। नीतीश कुमार का अपना जो विकास। चलिए, अच्छी बात है, आपने कहा है कि सबको औकात पता चल जाएगा चुनाव आते आते और रिजल्ट आते आते। बैजनाथ जी, आपके तरफ रुख करेंगे। कल तक मुकेश सहनी आपके साथ थे। मुकेश सहनी का कहना है कि आरजेडी ने मेरे पीठ पे खंजर घोंपा है। क्यों कह रहा है ये बात? ये गलत बात, सरासर गलत है। जिस दिन किसका गलत बात है? मीडिया कह रही है वो या मुकेश सहनी? मुकेश सहनी जो कह रही है, अच्छा, वो एकदम सरासर गलत बोल रहे हैं कि पीठ पर तेजस्वी और हमारे नेता लालू जी या तेजस्वी किसी के पीठ पर अगर मारना ही होगा तो होता है गोली सामने से, जो भी होता कहना सामने से होता है, समझना। ये चीज उनको उस दिन डिबेट ये बुलाया भी नहीं गया था। उस दिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट का था घोषणा, उसमें बिना बुलाए एक सीधे सीधे गोली मार देते हैं। गोली मारने का मतलब यह कि अगर जवाब नहीं रखना है तो सीधे हम कहेंगे कि भाई मेरा तालमेल नहीं है संभव। जब उनको इज्जत नहीं मिल रही थी एनडीए में, तब इन लोगों ने आया, और आज विचारधारा जब मिला तब ना आप आए।
उसके बाद आप सीट के मुद्दा पर, जबकि इस तरह डिप्टी सीएम की कोई बात नहीं थी, इन्होंने 144 जो आरजेडी का था उसमें से कहा गया कि इसमें से हम लोग सामंजस्य करेंगे। आप एक दिन वेट तो करते, 2 दिन वेट तो करते। ये कितनी बड़ी है कि आज हम डिबेट में आए हैं या किसी घोषणा में करने आए, वहां जाकर हंगामा करते हैं। ये जो राजनीतिक जो उसको आपने गंदा करने का काम किया। चलिए अमित जी, मुकेश सहनी का आरोप है महागठबंधन में, क्योंकि हमने आपको एनडीए गठबंधन पे भी जो है बैजनाथ जी का जो है सो प्रतिक्रिया लिया। आपका प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मुकेश सहनी का कहना है कि आरजेडी ने खंजर भोंका। हाँ, इसमें पूरा सत्य है, क्योंकि अगर मुकेश सहनी एक समय में एनडीए को छोड़ के आपके पास गया तो कुछ लोग से ही गया ना। जब लोग की जरूरत है बोला भाई आप तो निकलो, लोग की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हम खुद ही बैठे हुए इसके लिए, बस यही बात है। अरमान साहब अपनी प्रतिक्रिया देंगे इस पे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आरजेडी की बात मैं करूंगा। आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दूंगा। बहुत सारे नेता आरजेडी में भी पड़े हुए हैं जो बहुत सालों से राजनीति करते हुए आए हैं, 2, 3, 4 टर्म 5 टर्म से विधायक रहे हैं। और लालू जी अपने बाद वो अपने बेटा तेजस्वी यादव को जब जिम्मेदारी दिया, तो ऐसे तो हमको अपनी पार्टी के मुद्दे को रखना चाहिए। कम शब्दों में बोलिए कि मुकेश सहनी जो आरोप लगाया है आरजेडी के ऊपर वो कितना सही है। देखिए, मुकेश सहनी जी का जो आरोप है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, और सामने में बैठाल करके आपको एलजेपी का आरोप सही नहीं लग रहा है? आपको मुकेश सहनी का आरोप सही लग रहा है? एलजेपी का इसलिए नहीं लग रहा है कि एलजेपी जो है डायरेक्ट वे में अगर रामविलास पासवान जी इस चीज को बात को अगर रखते या डायरेक्ट जिससे हमारा गठबंधन रहा है बीजेपी के साथ, वो अगर इस तरह की प्रक्रिया अगर डालते, हमारे ऊपर अगर इल्जाम डालते, किसी तरह की कोई लड़ाई होती, बयानबाजी होती, तो इस मामले को हम समझते कि नहीं, मेरी लड़ाई बीजेपी के साथ अंदरूनी कुछ चल रही है। लेकिन जो आला कमान है, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो बातचीत है उसमें कहीं से कोई मुद्दे पे भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, आपने रुख साफ किया है। कहीं ना कहीं महागठबंधन पे आप जो आरोप लगा रहे हैं वही आरोप आपके ऊपर भी है। चलिए उस बात को जाने दीजिए। अमित जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ तीनों दल के नेता हैं, आरजेडी, बीजेपी और जदयू, तीनों दल के नेता हैं। और ऐसे अलीनगर विधानसभा में या पूरे बिहार विधानसभा की बात करेंगे तो अब उस पे चलते हैं, क्योंकि कल तक वही नेता आपके लिए अच्छे होते हैं, रात में वो पार्टी छोड़ते हैं, सुबह फिर उसी को गलियाते हैं। क्या इसको इलेक्शन कमीशन को इस पे कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए या नहीं? अगर बस में स्थिति हम पे पूछे तो निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कल तक अगर हम इस विचारधारा का था, रातों रात हम अपनी विचारधारा को कैसे बदल सकते हैं, हम अपनी मानवता को कैसे बदल सकते हैं? अपने स्वार्थ के लिए बदलते हैं। वहां पे कोई लालसा पार्टी से नहीं होती है, सिर्फ यह होता है कि मुझे सिंबल मिले। चलिए स्वार्थ के लिए बदलते हैं। बैजनाथ जी, सही बात करना है कि लोग स्वार्थ में जो है ना, अगर किसी को राजनीति करना है, मैं उस विचारधारा को अगर जो मानते हैं, मैं भी राजनीति में 1977 से एक विचारधारा को मान रहा हूं, तो वैसे ही मैं अपेक्षा करूंगा देश के राजनेताओं से कि टिकट लेना, एमएलए बन जाना, एमपी बन जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप विचारधारा, अगर आपको बीजेपी की विचारधारा पसंद है तो उनके साथ रहिए, सब दिन रहिए। अगर आपको समाजवादी की विचारधारा की करना, ये नहीं कि अब दोनों दोहरी नीति नहीं होना चाहिए कि सुरसुर और मुर्मू। मैं बीजेपी की विचारधारा को भी मानूंगा, समाजवादी विचारधारा को भी मानूंगा, ये चीज मैं कतई पसंद नहीं। चलिए अरमान साहब, सुरसुर और मुर्मू क्या है ये? हमको तो इनकी बात शब्द नहीं समझ में आई। हम चाह रहे हैं कि इसको खुलासा कर दें। अच्छा, उसके बाद मैं जवाब। मैं खुलासा इसलिए कर दे रहा हूं कि ये एक तरफ कहेंगे कि नहीं मैं बहुत बड़ा हिमायती हूं, मैं सबको लेकर के चलता हूं, एक तरफ ये राम मंदिर का भी समर्थन करेंगे, 370 धारा का भी समर्थन करेंगे, दूसरे तरफ ये आएंगे कहेंगे कि अगर क्या कहते हैं कि हम मुस्लिम के भी बहुत बड़े चेहरा हम। चलिए कोई आपत्ति है? मैं क्लियर करता हूं अरमान साहब, 370 से कोई आपत्ति है? आपको टाइम दिया जाएगा। इनके कहने का मतलब था, सवाल जो था कि आज तक वो ठीक रहते हैं, राताराती जब दल बदलते हैं तो वही जो जहां आप पहले थे उसी को गलियाते हैं। तो कल तक आपके लिए 370 का मुद्दा खराब था,
आज रात आप जब बदलते हैं दल तो आपके लिए वो सही हो जाता है। ये कहां तक सही है? इलेक्शन कमीशन को इस पे निर्णय लेना चाहिए या नहीं? देखिए, इलेक्शन कमीशन का मुद्दे पे अगर बात करें, इलेक्शन कमीशन के मुद्दे से पहले आता है जनता का मुद्दा। जो हम अभी जो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन जो होगा विधानसभा का, तो आम जनता क्या फैसला करती है? इलेक्शन कमीशन अभिव्यक्ति तौर से कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन जनता क्या कार्रवाई करती है ये तो वक्त न बतलाएगा। चलिए आप दूसरे तरफ आप चले गए हैं। चलिए छोड़िए उस बात को, रहने दीजिए। अरमान साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, एनडीए में कहता ऑल इज वेल, मुझे तो नहीं लगता ऑल इज वेल है, क्योंकि आप बोल रहे हैं ऑल इज वेल। आखिर किस बात का डर है आपके महागठबंधन, आपके एनडीए गठबंधन को? देखिए, हमारे एनडीए गठबंधन को जहां तक बात करेंगे तो हमने इससे पहले भी मैं कह चुका हूं आपसे कि मेरा गठबंधन बीजेपी से है डायरेक्ट। ये मैंने फाइनल पहले भी बता चुका हूं मैं कि मेरा डायरेक्ट वे में बीजेपी के साथ है, एलजेपी के साथ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी सबसे ज्यादा, और जिस हिसाब से वो अपनी बयानबाजी चिराग पासवान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इलेक्शन रामविलास पासवान जी इतने दिनों से केंद्र में मंत्री रहते हुए उनको जो मिला है वो अपने फादर का वो अनुकंपा मिला है, जिसकी वजह से वो राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो मुझे लगता है ऐसा कि मैं प्रधानमंत्री का आज खिलाफ करते करते मैं भी मुख्यमंत्री मैं भी रामविलास प्रधानमंत्री बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। उनकी वो जो विरोध कर रहे हैं वो ऐसे विकास पुरुष का विरोध कर रहे हैं ताकि मेरा चेहरा चमकाने के लिए लोग मुझे भी जाने। चलिए दंगल के दूसरे एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि मुख्य जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने कितना विकास किया है। फिलहाल हम उस पर चर्चा आज नहीं करेंगे, क्योंकि दंगल के दूसरे एपिसोड पे हम उस पर चलेंगे। आज बैजनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे, महागठबंधन में भी ऑल इज वेल नहीं है। पहले जीतन राम मांझी जाते हैं, फिर कुशवाहा जाते हैं, और उसके बाद अब जो है सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी भी साथ छोड़ देते हैं। अब मुकेश सहनी कहते हैं कि जनता इसका बदला लेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिनको जाना था वो चले गए, जिनसे मेरा गठबंधन था 2-3 गए 4 आए, है ना। आज मेरा माले के साथ नहीं था गठबंधन, सीपीआई से नहीं था, सीपीएम से नहीं था। मैं वैसे ठोस लोगों के साथ गठबंधन किया हूं जो कि चुनाव के बाद भी किसी इधर ढुल-मिल नीति नहीं अपनाएंगी। आज अगर एनडीए गठबंधन में अगर वहां सीटों की कमी होती तो आज वैसे लोग उस समय भी पलटी मारते। मैं नीतीश जी जिस दिन पलटी मारे, राजद को छोड़ के गए, मेरे नेता उस दिन से वो दूध का गला छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं कि कौन आदमी मुझे समय पर धोखा देगा और कौन आदमी मेरे दुख में। इसलिए आज जो है ना, वैसे लोगों को मैं दरकिनार करने का काम सही में किया है जो कल भी मुझे धोखा देगा। कहीं ना कहीं आपको डर है, आपको डर है इस चीज का, ये चीज का डर है कि जो मेरे साथ दगाबाजी कर सकता है। आज रातों रात जब नीतीश जी ने हमारे साथ गठबंधन में सरकार बनाई और मेरे नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन गलत आरोप लगा करके, जबकि उनको डर था भाजपा वालों से कि मैं कहीं फंस न जाऊंगा। चलिए सवालों के दूसरे राउंड को यही समाप्त करना चाहेंगे। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से तेजस्वी यादव ने क्या कहा, बैजनाथ यादव आपकी बात को पूरा करेंगे, लेकिन सवालों का दौर यही समाप्त होता है दूसरे राउंड का। तीसरे राउंड के लिए हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। इस न्यूज के प्रायोजक है गैलेक्सी फैशन, अलीनगर मेन मार्केट, आशापुर रोड। लहंगा चुन्नी गौन अनारकली का अनोखा संगम मात्र 300 रुपया से शुरू। शादी विवाह या किसी भी अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। अधिक जानकारी के लिए प्रोप्राइटर एमडी आमिर से 8700562793 पर संपर्क करें। चलिए ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है डीबीएन टीवी में। सवालों के तीसरे राउंड में हैं हम और आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो हमारे बीच इस समय बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रोशन झा मौजूद हैं। सबसे पहले सीधा सवाल आपसे होगा रोशन झा जी, क्योंकि आप तीसरे राउंड में हैं, और आइए आपसे सवाल करते हैं, जदयू और एलजेपी के आंतरिक जो पंगे हैं, कहीं इसका सीधा फायदा महागठबंधन को तो नहीं हो रहा? सबसे पहले राजा भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और मैं अपनी बात आपके सामने में रख रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपका सवाल जो है वो आपके मन में चल रहा है, लेकिन हमारे मन में इस तरह का सवाल नहीं है, हमारे पार्टी के मन में इस तरह का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, महागठबंधन तो कहीं है ही नहीं, महागठबंधन है कहाँ?
आप हमको ये बताइए महागठबंधन कहाँ है? वो तो महाठगबंधन है। आप उसको महागठबंधन नहीं कर सकते हैं। और बचा जदयू, लोजपा और भाजपा, तो तीनों सेंट्रल में है, तीनों गठबंधन में है। ऐसा क्या हो गया सेंट्रल में? आप चलिए ठगबंधन पे भी हम चलेंगे, क्योंकि आपने सवाल उठा दिया है ठगबंधन पे। आपको चलेंगे, आपने कहा है कि लोजपा अब आपके साथ रही कहां? लोजपा तो हमारे साथ है, देखिए केंद्र में मंत्री है। आपके साथ केंद्र में है, लेकिन आपके साथ तो जदयू भी है ना। हाँ, तो जदयू भी है। जदयू तो मंत्री नहीं दिया था, वो भी मेरे साथ था। अच्छा, तो आप उसको दरकिनार कैसे तो कर आप सकते हैं? जदयू को नहीं मानते अपना? क्यों नहीं मानेंगे अपना? आज से नहीं, जदयू बहुत पुराना साथी है भाजपा का। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि फिर महागठबंधन के साथ चला गया? जदयू महागठबंधन के साथ गया, उस समय में नीतीश कुमार को हो सकता है कुछ अपने मन में कोई मतलब नई बात उत्पन्न हुई होगी, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल करके उन्होंने देख लिया। आपको भी कहीं न कहीं डर है इस बार, क्योंकि इस बार भी लग रहा है आपको कि कहीं ऐसा ना हो नीतीश कुमार फिर पाला बदल ले। अब नहीं बदल सकते हैं। अच्छा, अब ये बदलना हमको लगता है निश्चित नहीं है। और भाजपा एनडीए गठबंधन जो है वो लगभग ये समझ लीजिए कि 243 सीटों में लगभग महागठबंधन का पत्ता साफ हो जाएगा और एनडीए पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। चलिए एक सेकंड में बैजनाथ जी, इन्होंने कहा है कि महागठबंधन तो है ही नहीं, ये तो ठगबंधन है। अरे भाजपा वाले को और कहने के लिए है क्या? अच्छा। ये अगर 13 पार्टी को मिला ले तो ये लोग हो गए गठबंधन, ये लोग का बड़का गठबंधन हो गया। आज अपना घर नहीं दिखाई दे रहा है कि आज 30 साल 32 साल का लड़का किस तरह से इनको जो है ना आंख दिखा रहा है इनके साथी को, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे के घर में, अरे अपना घर शीशा है उसको तो संभालो, दूसरे के पत्थर के घर है उस पर क्यों पत्थर मारते हो? यहाँ मजबूत गठबंधन है। आज 135 साल पुराना कांग्रेस के साथ मेरा गठबंधन है, जिसका कि पूरे देश में एक ही है, जनाधार है, तो उसके साथ गठबंधन है। कम्युनिस्ट जिसका एक विचारधारा है, विचारधारा वाला, इनका गठबंधन कहाँ है? नीतीश जी का, जिनका कोई विचारधारा नहीं, किसी विचारधारा को नहीं मानते। चलिए रोकेंगे। अरसे आजम अरमान, आपका कोई विचारधारा नहीं है? देखिए, मेरे विचारधारा पे हमारे आरजेडी के नेता जो हैं उन्होंने कहा कि इनकी विचारधारा कोई नहीं है। पूछिए इनका क्या विचार? हमारी विचारधारा और हमारे नेता की विचारधारा ये है कि जब हम 15 साल सरकार में रहे तो 15 साल बीजेपी के साथ जब इलेक्शन हम लड़े तो उसके साथ थे और मेरी सरकार थी। ये मेरी विचारधारा थी, ये मेरा विकास का मुद्दा था। और उसी मुद्दे के फिर दोबारा 15 साल आप रहे वही विचारधारा। सुनिए, हम बता रहे हैं। उसके बाद जब आरजेडी के साथ हम लोग आए, किसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगा, नीतीश जी को लगा कि नहीं कोई दिक्कत है, तो उन्होंने बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ करके गठबंधन के साथ आए। गठबंधन के साथ जब आए तो उससे पहले इनके पास 20 या 22 विधायक थे। समझ लीजिएगा, और कीजिएगा बात। अरे याद कीजिए, 20 या 22 विधायक इनके पास थे। और मेरी विचारधारा ये थी कि जब इनके साथ हम गए तो 82 विधायक इनके पास थे। मेरी विचारधारा की इतनी ताकत थी कि फिर हम गठबंधन के साथ इलेक्शन लड़ करके फिर हम सरकार में आए। और वहां जब हमारे सीट को, हमारे विधायक को तोड़ने का जब काम किया गया, जब छुरा घोपने का जब काम किया गया, तब हम वहां से वापस लौटे और बीजेपी के साथ मेरा चलिए, छुरा घोपने का तो इल्जाम अब मुकेश सहनी पे लगा रहे हैं। चलिए उस तरफ रुख नहीं करेंगे आप, क्योंकि सवालों की तीसरी लूट में है। विचारधारा की बात है, क्योंकि विचारधारा ना आपका मेल खा रहा ना उनका मेल खा रहा। चलिए, इस पे दोनों का विचारधारा अलग है। बैजनाथ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी से आपका गठबंधन था, अब ये गठबंधन तो टूट गया। अब ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन को इनसे ही सबसे बड़ा खतरा है। आरजेडी से महागठबंधन को, क्योंकि महागठबंधन के साथ पहले जीतन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, मुकेश सहनी थे। अब ये तो आपके साथ है नहीं। अब सबसे ज्यादा तो खतरा आपको उन्हीं लोगों से होगा। ये बात किन्हीं से कोई खतरा नहीं है। आज मांझी जी वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, जब नीतीश जी ने उनको दरकिनार किया, एक बार मुख्यमंत्री बना करके लात मार दिया। कुशवाहा जी ठीक है छोड़ करके आए, जब उनको एनडीए में इज्जत नहीं, तब मेरे पास आए थे, हमारे नेता ने इज्जत दिया। इसका उदाहरण है 19 का लोकसभा चुनाव, 5 सीट दिया, 2-2 सीट से कुशवाहा जी लड़े,
लेकिन इन्होंने अपनी सीट नहीं बचा पाया। ठीक है, आप ये कहिएगा कि आरजेडी को भी नहीं आया, लेकिन वोट परसेंटेज भी देखा जाता है, वो अपनी सीट नहीं बचा। ये इनको जनाधार नहीं रहने के बाद भी मुकेश को मैंने हमारी पार्टी ने 3-3 सीट देने का काम किया। लेकिन आज हड़बड़ाहट में वो जो चाहेंगे कि हमें गठबंधन आपने तो कहा कि 3-3 सीट देने का हमने काम किया है, लेकिन मुकेश सहनी तो आरोप लगा रहे हैं ना, आज आरोप लगा रहे हैं, मधुबनी सीट आए हैं देखिए, में वो छेद कर रहे हैं। देखिए मधुबनी सीट पे वो आपके कैंडिडेट थे, वो आपके कैंडिडेट, आपने वो टिकट दिया ना उसे, क्यों दिया टिकट? उस समय में जो है ना बद्रीपुर में आपकी पार्टी में ज्वाइन करके, और कुशवाहा की बात एक बात सुनिए, तीनों की अब कहानी बता देता हूं। मेरे नेता ने आदरणीय कुशवाहा जी से कहा कि आप 15 उम्मीदवार लाइए, एक भी उम्मीदवार नहीं। आज मुकेश सहनी के पास कोई चेहरा है चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें अगर जो भी टिकट देता वो बेचते, टिकट पे बेचने का काम करते। अगर क्या करते हैं, देखिए टिकट बेचने का खेल तो मुझे तो लगता है ये तो हर जगह चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को इस पे जो है सो ठोस निर्णय लेना चाहिए, कहाँ नहीं चल रहा है ये खेल? सब जगह नहीं चलता, मेरे यहाँ नहीं चलता है। जो ये तो जांच का विषय है, कहाँ क्या चल रहा है इस पे रहने दीजिए, इलेक्शन कमीशन देखेगी इस बात को। अरमान साहब आपके तरफ रुख करेंगे। नीतीश कुमार की डूब रही है नैया, क्योंकि एलजेपी आगे है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मोदी जी का विरोध करके अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बना ले कि मैं मोदी जी का विरोध कर रहा हूं और उससे मैं ये कर लूंगा, बस वही वाली बात है। उनको औकात पता चल जाएगा, वक्त आएगा, आप भी देख लेंगे। और जिस तरह से हम लोग गठबंधन में 82 सीट जो है आरजेडी के आए थे और 82 विधायक विधानसभा में थे, इस बार हम लोग बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरे मुद्दे पे बात कीजिए ना, इससे अलग आइए, विधानसभा चुनाव फाइनल होने दीजिए और उसके बाद आप देख लेंगे कि बिहार में विधानसभा के सदस्य आरजेडी गठबंधन के कितने पहुंचते हैं वहां। और हमारे इस लड़ाई को, ये छोटी मोटी बात को ये बहुत ज्यादा कुल देना तो जो है ना वोट पर विश्वास नहीं, चाहते रहते हैं कि हम तो जो है ईवीएम ही बदल लेंगे और चलो सरकार बना लेंगे। ये क्या ईवीएम? नहीं, ईवीएम, अगर ईवीएम का मामला अगर होगा फिर करके वही आ जाते हैं। चलिए 10 तारीख क्या हो जाता है? आज ईवीएम पे लगा हमारे ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ताकत थी कि 22 विधायक से 82 विधायक पे आरजेडी के अपना भी देखिए ना, आज 95 में कहां थे नीतीश जी? 95 में चुनाव लड़े थे, 7 विधायक आए थे। इससे पहले क्या करते? अपनी औकात भी तो देखेगा। आज हमारी औकात ये है। अरे ताकत है तो मैं चैलेंज देता हूं कि अबे मैं नीतीश जी के जो है ना 50% मेरे भाजपा का पंग अभी छोड़िए, 50% एमपी है, 50% एमपी आज भी है हमारा बिहार से। मैं ये कहता हूं मेरी लड़ाई भाजपा से है, जदयू से कहीं कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई भाजपा से है, मैं भाजपा से लड़ाई, उसके साथ नीतीश जी से मेरा कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, आपका नीतीश कुमार से कोई लड़ाई नहीं? 100% कहीं से कहीं तक नहीं है इनका लड़ाई। अच्छा। इनका लड़ाई कहीं से कहीं तक नहीं है। 20 सीट में सिमट जाएंगे बिहार, 20 सीट में गठबंधन सिमट जाएंगे बिहार के विधानसभा में, आप देख लेंगे। अरे सरकार बन रही है, मेरी सरकार बन रही है, जनता सपना देख रहे हैं, दिन में सपना देख रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है। हर इंसान हर यहाँ दिल्ली से 4 दिन में हम लोग का फाइनल हो जाएगा, 4 दिन में हम लोग का फाइनल हो जाएगा। पलटू राम जिसने पलटने का काम किया, जनाधार का अपमान किया, और उसको इस बार जनता सबक सिखाने का काम करेगा। समझ ना, कहीं कोई जनाधार नहीं है। इस बार बदलाव चाह रही है जनता, बदलाव होगा, निश्चित होगा बदलाव। इस बार एक दो दिन बदलाव चाहती है जनता, सच में बदलाव चाहती है? ऐसा कहीं नहीं है, बदलाव नहीं। क्यों चाहेगी बदलाव? क्या कारण है कि बदलाव चाहेगी जनता? ना ताउमर मरते दम तक नीतीश जी क्या कारण है? जनता को बदलाव क्यों चाहिए? हम पूछ रहे हैं, जनता को बिजली मिल रही है, जनता लालू राज में देख लीजिए बिजली का क्या हाल था। अरे छोड़िए ना, बिजली खंभे भी नहीं थे, खंभे भी वो तो समय का किया। और बड़े बड़े नेता को बिजली के पोल के तार भी, बिजली के पोल में जो सीमेंट वालू ना। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारा दूसरा दंगल का एपिसोड 2 चलेगा, जिसमें नीतीश कुमार ने क्या कुछ किए हैं और प्रत्येक विधानसभा के विधायक का बही खाता आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन मुद्दे से मत भटकिए, क्योंकि यहां पे सवाल था कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों जगह ये जो घटक दल है उनका जो तिक्रमबाजी चल रहा है, कहीं ना कहीं इस बार कहीं तीसरे जो संगठन है उसको सीधा फायदा ना हो जाए। तो आप लोगों का खेल, जो आंतरिक खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं एलजेपी का आंतरिक खेल चल रहा है जदयू के साथ। उधर जो है सो आप देख लीजिए महागठबंधन का खेल चल रहा है।
राजद के साथ। अब सवाल तो ईवीएम का होता है। ईवीएम जीतने के बाद ठीक हो जाता है, हारने के बाद ईवीएम हमेशा गलत होता है। तो ईवीएम पे चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा जीतने वाला जो होता है वो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएगा, हारने वाला जो होगा वो ईवीएम पर सवाल उठाता है। हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा था यहाँ पे, इसलिए चर्चा की है कि जिनको आज वोट की ये नहीं है, केवल 10 तारीख को याद आ रहा है, 10 तारीख को हम ऐसे कर देंगे। इसका मतलब तो तुम क्या कहते हैं कि साफ है कि तुम इसका मतलब साफ है कि अपने काम पे भरोसा है, अपने विकास पे भरोसा है। जनता आज देख रही है, आप मुद्दे से काम पर भटकिए मत। अपने आज जो मुद्दा था उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का दंगल के पहले एपिसोड में। बहुत बहुत